नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में पटवारी और पुलिस की वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई हैं। इसी के तहत हमने आपके लिए योद्धा बैच शुरू किया है, जिसके तहत मैं आपके लिए एक हिंदी ग्रामर का आपके लिए हिंदी सिलेबस लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी सिलेबस को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण रहेगा और हमारी क्या अप्रोच रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपके लिए सबसे पहला टॉपिक रहेगा वर्ण रचना। जैसे कि यहाँ पे वर्ण रचना लिखा है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वर्णों के कितने प्रकार रहते हैं, वर्ण क्या होते हैं और वर्णों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्ण रचना। दूसरे टॉपिक पे जब हम आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे वर्ण उच्चारण स्थान। वर्ण उच्चारण स्थान यानी कि जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे कहाँ कहाँ से वो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंठ, तालु, मूर्धा और आपका दंत इत्यादि से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, तो वो हम ध्वनियों के बारे में समझेंगे कि ध्वनियां किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। इसी के बाद हम जब तीसरे टॉपिक पे आएंगे तो तीसरे टॉपिक में हम वर्ण शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जैसे तत्सम शब्द हो गए, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द इत्यादि विदेशी शब्दों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा वाक्य रचना का। वाक्य रचना के अंदर हम पढ़ेंगे कि वाक्यों के कितने प्रकार रहते हैं, यानी कि वाक्य निषेधात्मक वाक्य रहते हैं हमारे, प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे आपके, वो सारे आप वाक्य रचना में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा पांचवा, जहां पे हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल रखूं, विराम, अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आपके ये सारे आपके विराम चिन्हों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद लिंग परिवर्तन में जब हम पढ़ेंगे, आपका अगला टॉपिक लिंग परिवर्तन रहेगा, तो इसमें हम देखेंगे स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग क्या रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कारक, यानी कि वाक्यों को जोड़ने वाली विभक्ति को ही हम देखते हैं कि कारक, उनको जब वाक्यों को जोड़ा जाता है तो उन्हें कारक बोला जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से इत्यादि, ये सारे आपके कारक रहते हैं। तो उस टॉपिक में हम कारकों को अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा समास, और समास विग्रह के बारे में हम जानेंगे कि समास क्या रखते हैं। इसी प्रकार से अगला टॉपिक हमारा रहेगा नाइन्थ टॉपिक, जो हमारा संधि विच्छेद रहेगा, जहां पे हम शब्दों की संधि करना सीखेंगे तथा उनको विच्छेद करना भी सीखेंगे साथ ही। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा संज्ञा के बारे में, और संज्ञा को हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पूछी जाती है आपको एग्जाम से, तो वो भी हमें यहाँ पे अच्छे डिटेल से समझेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम बोलते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में भी हम इसके भेद पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इसी प्रकार से विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाए जाते हैं। इसी प्रकार से विशेष्य, प्रविशेषण इत्यादि हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्रिया, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रिया क्या होती है। क्रिया के भेदों के बारे में बात करूं तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सकर्म क्रिया, कर्म क्रिया इत्यादि क्रियाएं होती हैं, उन सभी के बारे हम यहाँ पे क्रिया में पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद है अगला टॉपिक हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंदर हम पढ़ेंगे जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं गीता मंद मंद मुस्कुराती है, तो मंद मंद यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण कहलाया जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मंद मंद क्या है, तो वो हम क्रिया विशेषण के अंदर पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इनको। इसके बाद है प्रत्यय। बच्चों, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे मैं आपके समक्ष एक शब्द लिखना चाहूं लेखक, तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो बच्चों यहाँ पे अक प्रत्यय लगा है, लेखक में अक प्रत्यय लगा है, उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से उपसर्ग भी इसी तरह से हम पढ़ेंगे एक साथ, इन दोनों टॉपिक को एक साथ करेंगे हम। उपसर्ग होते हैं जो शब्दों के आरंभ में लगाए जाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शब्द लिखना चाहूं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में जो प्रति शब्द है ये आपका उपसर्ग है, और दिन आपका शब्द रहेगा, प्रति आपका उपसर्ग है। तो शब्दों के जो स्टार्टिंग में आ जाए, शुरुआत में आए, उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। इसके साथ हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते हैं। इसका अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, और तद्भव आपके जो संस्कृत के शब्द हैं जो अब हिंदी में प्रयोग किए जाता है, उन्हें हम अब तद्भव शब्द बोलते हैं। या फिर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो हिंदी जैसे शब्द हों उन्हें तद्भव बोला जाएगा। तो इसके भी हम काफी अच्छे तरीके से समझेंगे अपने टॉपिक में।
इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा काल के बारे में। काल यानी कि हमारे टेंसेस ही है, कोई और चीज नहीं है। काल आप इसको मत ये समझिएगा कुछ और है। अब काल में हम जब पढ़ेंगे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से जानेंगे कि ताकि हमारे वाक्य दोष में कमियां ना हो। इसी प्रकार से अगला टॉपिक ही वाक्य दोष है। वाक्य दोष में हमें त्रुटि ढूंढनी होती है, कोई वाक्य आपको दिया गया होगा और उसमें आपको त्रुटि ढूंढनी है। इसके बाद है अगला टॉपिक हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द रहते हैं आपके उल्टे शब्द, यानी कि जैसे दिन का मैं बोलूं रात, उसी प्रकार से विधवा का सदवा, ये हमारे विलोम शब्द रहते हैं। तो इनको भी हम एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो आपका पुलिस हो, तो ये पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे इनको भी। इसके बाद है अगला टॉपिक हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत ज्यादा शब्द दे रखे होंगे, उनके लिए हमें एक शब्द यूज करना है, उसके लिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे वो बहुत ज्यादा बोलता हो तो उसके लिए एक शब्द के लिए आपको पूछा जाएगा, तो आप आंसर दोगे वाचाल, और वो जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी बोला जाता है। इसी प्रकार से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम अपना पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकले, यानी कि एक शब्द के और ज्यादा समानार्थी शब्द हो जाते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे गंगा का मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहूँ, गंगा को जाह्नवी भी बोलते हैं, आप भागीरथी भी बोल देते हैं, तो ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार से शिव के बोले जाएंगे तो त्रिनेत्र, नीलकंठ इत्यादि, ये आपके शिव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है हम अगला टॉपिक पे जब आएंगे बच्चों, तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा मुहावरे। तो मुहावरों में हम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं मुहावरे, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे 9 2 11 हो जाना, आपने बचपन से सुना होगा, तो वही मुहावरे होते हैं। उसका मीनिंग आपको बताना है कि वहां पे मीनिंग क्या होता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, उसका अर्थ क्या है। तो 9 2 11 होना यानी कि आप भी जानते हैं भाग जाना। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे, उसे हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल रखना चाहूं तो एक शब्द है द्विज, और द्विज को ही हम अनेकार्थी शब्दों में इसको ब्राह्मण भी बोलते हैं और इसको पक्षी भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, इसको क्या क्या बोलते हैं, ब्राह्मण भी बोला जाता है, पक्षी भी बोला जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारे पास शुद्ध वर्तनी का। एग्जाम में पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या रहेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे एक आपको बताना चाहूँ कि शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो इस प्रकार से कोई शब्द है, मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा ये भी, ज्योत्सना। ज्योत्सना हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पे पूरा त नहीं है, आधा त आधा स रहेगा, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। आपको बस यही बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या रहेगी। इसी प्रकार से उज्ज्वल भी पूछा जाता है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे दोनों जो आपके आधे आधे रहेंगे, तो इस प्रकार से आपको शुद्ध रूप आपको चुनना है। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो है रस। रस में हमें बताना है कि ये कौन से आपका स्थायी भाव से लिया गया है, और आपको उसके रस का नाम बताना है कि करना रस है या आपका कौन सा रस है। तो इसके बाद ओके साथियों, ये थी हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक थे, वो हमारी किस प्रकार से अप्रोच रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको पहले टॉपिक में अपने वर्ण रचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।